हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारी एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है। और एक अपनी जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, जिसमें अपन बात करते हैं नॉर्सेट जैसे एग्जाम के बारे में या फिर और अदर जो भी एग्जाम होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। नर्सिंग रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए अपन प्रिपरेशन करते हैं इस चैनल के ऊपर। हमने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं इस एमसीक्यू सीरीज में। लगभग 47 वीडियोस अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो वीडियो है आपको 48 नंबर की वीडियो होने वाली है, ठीक है। और इसमें आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑन्कोलॉजी रहेगा, ठीक है। ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन अपन करेंगे। ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। तो ऑन्कोलॉजी जो शब्द है वो कैंसर से क्या है, रिलेटेड है। तो कैंसर जैसी बीमारी के अंदर अपन किस तरीके से उस कैंसर जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरा अपन उसका कैसे डायग्नोसिस करते हैं, ये सारी चीज़ साइंस की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उस ब्रांच को अपन क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप सेल इनटू अनदर टाइप सेल टाइप कॉल्ड, यानी कि एक प्रकार की कोशिका जब दूसरी प्रकार की कोशिका में ट्रांसमिट हो जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपर फ्लेजिया कहते हैं, मेटाफ्लेसिया कहते हैं, या फिर डाइफेसिया कहते हैं, या फिर एनाप्लेसिया कहते हैं। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, मेटाप्लेसिया कहा जाता है, ठीक है। इसकी अपन एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, मेटाप्लेसिया का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू इनटू अनदर एबनॉर्मल टिश्यू, यानी कि एक टिश्यू था वो एबनॉर्मल दूसरे एबनॉर्मल टिश्यू में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार को अपन क्या कहते हैं, मेटाप्लेसिया कहते हैं। दूसरा होता है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, यानी कि कोई ऐसा टिश्यू है जिसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, एबनॉर्मल प्रकार से हो रहा है, उसे अपन डिस्प्लेसिया कहते हैं। अगला होता है एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ सेल्यूलर डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंसीज, यानी कि यहाँ पे हो रहा है कि कोई सेल है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन भी नहीं हो रहा है, साथ ही साथ वो अपना फंक्शन जो उसे करना चाहिए था उसे भी क्या कर चुकी है, लॉस कर चुकी है। इसे अपन क्या कहते हैं, एनाप्लेसिया कहते हैं। और ये किसका करेक्टरिस्टिक्स है, मैलिग्नेंसीज का करेक्टरिस्टिक फीचर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू कॉल्ड, यानी कि किसी भी टिश्यू के अंदर जब उसके जो सेल्स होती हैं उनका नंबर बढ़ने लग जाता है तो इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं, एप्लेजिया कहते हैं, या फिर हाइपोप्लेजिया कहते हैं। तो यदि हम सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर किस क्या कहा जाता है, इसे हाइपरप्लेजिया कहा जाता है, ठीक है। अब इनके आगे अपन एक्सप्लेनेशन देखें। हाइपरप्लेजिया का मतलब है इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स इन द नॉर्मल टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन, यानी कि किसी भी एक ऑर्गन है उसके नॉर्मल टिश्यू है, उन नॉर्मल टिश्यू के अंदर नॉर्मल सेल्स का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। दूसरा आता है हमारे सामने हाइपोट्रॉफी। हाइपोट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। सेल की जो साइज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इस सेल की इंक्रीजिंग साइज की इंक्रीज की वजह से क्या हो रहा है, जो ऑर्गन है या फिर जो बॉडी है जो उन टिश्यूज से मिलकर बनी है, उन सेल से मिलकर बनी है, उसका साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइपोट्रॉफी कहते हैं, सॉरी। अगला होता है हाइपोप्लेजिया का मतलब होता है अंडर डेवलपमेंट ऑफ अ टिश्यू ऑर्गन और बॉडी, यानी कि किसी भी ऑर्गन का या किसी भी हमारे बॉडी पार्ट के टिश्यू का अंडर डेवलपमेंट के अंदर चला जा रहा है, यानी कि उनका ठीक प्रकार से डेवलपमेंट ना हो पाना, विकास ना हो पाना, क्या कहलाता है, हाइपोप्लेजिया कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल डिफरेंस फैक्टर बिटवीन विनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से टिपिकल डिफरेंस फैक्टर नहीं है दोनों के बीच में। देखिए, सेल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ रेट, साइज ऑफ अ ट्यूमर, या फिर एनकेप्स सॉरी इनकेप्सुलेशन, ठीक है। अब यदि हम इसके सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म ओमा मीन्स, ओमा का मतलब क्या होता है, सिस्ट होता है, न्यू ग्रोथ होती है, ओपनिंग होती है, या फिर ऑर्गन होता है। तो हमें पता है ओमा का मतलब क्या होता है, न्यू ग्रोथ होती है, ठीक है। ओमा एक प्रकार का सफिक्स है जिसका मतलब होता है ट्यूमर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सिवर वेट लॉस accompanied by progressive weakness, loss of appetite and anemia that is usually associated with the advanced cancer is called, कौन सा कैंसर होगा, सार्सिनोमेटोसिस होगा, कैकेक्सिया होगा, एनफ्लेजिया होगा, या फिर डिस्प्लेजिया होगा। यदि हम यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैकेक्सिया, कैकेक्सिया का मतलब क्या है, एक स्टेट है जिसमें जो इल हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन और वेस्टिंग दैट में अकर्स इन मैनी क्रोनिक डिजीज, मेलिग्नेंसी और इन्फेक्शन, ये जो डिजीज होती हैं या फिर ये जो कंडीशन बनती है ये कई सारी डिजीज के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें तो मेलिग्नेंस के अंदर और इन्फेक्शन के अंदर भी ये कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इन पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लीस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर यूजिंग एनाल्जेसिक एजेंट इज, यानी कि एवं बात कर रहे हैं पेन को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं उनके लिए कौन सी अप्रोच जो लीस्ट इफेक्टिव होती है, एनाल्जेसिक एजेंट कौन सा है, प्रिवेंटिव है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया है,
प्रोरेनाटा है या फिर बैलेंस्ड एनाल्जेसिया है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंटिव अप्रोच ऑफ अ पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज लीस्ट इफेक्टिव अप्रोच। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ अ या फिर ऑफ पेन असेसमेंट, यानी कि कौन सा इनमें से एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है इसका पेन असेसमेंट का, कॉज है, इफेक्ट है, इंटेंसिटी है या फिर कॉजिंग फैक्टर है। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पेन असेसमेंट क्या है, एक डिटर्मिनेशन है ऑफ द कैरेक्टर, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड लोकेशन ऑफ अ पेशेंट पेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंप्लीट पेन असेसमेंट वुड इंक्लूड participating event, description and location, medication preference and location, emotional state of a patient and nutritional need, time since last injection and physician order। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When examining a patient with abdominal pain, the nurse is charged should assess, यानी कि एब्डोमिनल पेन का एक पेशेंट है, उसको जब अपन एग्जामिन कर रही है कोई नर्स, तो उस टाइम पे किस प्रकार से उसको कौन से सबसे पहले चार्ज करेगी, कौन सा करना चाहिए। एनी क्वाड्रेंट फर्स्ट को कर सकती है, द सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट फर्स्ट करना चाहिए, द सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट सबसे लास्ट में करना चाहिए, सिम्टोमेट्रिक क्वाड्रेंट आइदर सेकंड या फिर थर्ड। तो यहाँ पे यदि हम सही उत्तर की बात करें तो जो सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट होता है सब उसको सबसे लास्ट में से चार्ज करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेन दैट डेवलप विद इन ऑर्गन इज कॉल्ड, यानी कि किसी ऑर्गन के अंदर यदि पेन डेवलप हो रहा है तो उससे अपन क्या कहेंगे, सोमेटिक पेन कहेंगे, विसरल पेन कहेंगे, न्यूरोपैथिक पेन कहेंगे या फिर नोसिसेप्टिव पेन कहेंगे। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, विसरल पेन कहा जाता है। पेन दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर रिसेप्टर ऑफ पेन। ठीक है, यानी कि पेन के रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, नोसिसेप्टर्स कहा जाता है। ऑफ द थोरेसिक, पेल्विक और एब्डोमिनल विसरल, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गन्स भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मेडिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट बाई, यानी कि जो मेडिटेशन है ये किसके एग्जाम्पल का या फिर बात करें किसका एग्जाम्पल है, पेन मैनेजमेंट का। तो देखिए, NSAIDs, ओपियोइड्स, फार्माकोलॉजिकल मेजर्स या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। सही उत्तर की बात करें तो ये कैसा है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की फार्माकोलॉजी या फिर हम बात करें किसी भी प्रकार की दवा का यूज़ नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कार्सिनोजेंस, यानी कि इनमें से कौन सा अपन कार्सिनोजेंस को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए, तंबाकू है, यूवी रेज हैं, वायरसेज हैं या फिर जीन्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। तो कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तंबाकू है ये भी कैंसर कॉज करता है, यूवी रेज है ये भी कैंसर कॉज करता है, वायरसेज भी कैंसर कॉज करते हैं, लेकिन जीन्स कभी भी कैंसर कॉज नहीं करते। तो कार्सिनोजेंस जो है वो जीन के अंदर या फिर जीन जो है वो कार्सिनोजेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, केमिकल कार्सिनोजेंस, एजेंट्स जो कॉज करे किसको, कैंसर को, उसे अपन क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। आर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, मेडिकेशन और तंबाकू है। केमिकल तो हमें पता चल गया, इंडस्ट्री के अंदर कोई केमिकल ऐसा हो सकता है जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, मेडिकेशन हो सकती है या फिर तंबाकू होती है। फिजिकल कार्सिनोजेंस भी होते हैं जिनमें होते हैं आयनाइजेशन, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसे अपन यूवी रेज कहते हैं, और क्रोनिक इरिटेशन होता है। इसके बाद बात करें तो देखिए, वायरल कार्सिनोजेंस में कौन सा आता है, एपिस्टिन बार वायरस जिसे अपन HPV कहते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में कॉज गैस्ट्रिक कैंसर, ये एक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इसको कॉज करता है, गैस्ट्रिक अल्सर को कॉज करता है। इसके बाद बात करें तो अदर कॉज ऑफ कैंसर आर ओबिसिटी, फैटी डाइट, जेनेटिक प्री डिपोजिशन, एडवांस एज और कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। ये सब किसके कॉज कर सकते हैं, ये भी कैंसर को कॉज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए, ऑल द फॉलोइंग कैंसर्स हैव इनफेक्टिव ईटियोलॉजी एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी नीचे कैंसर्स दिए गए हैं इन सब के अंदर इफेक्टिव ईटियोलॉजी है केवल एक को छोड़ के। कौन सा है, देखिए, स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग, बुर्किट लिम्फोमा या फिर कपोसी सार्कोमा। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक्सेप्ट स्क्वेमस कार्सिनोमा इज ऑफ लंग, ऑल अदर हैव इफेक्टिव ईटियोलॉजी लाइक। बात करें, देखिए, बुर्किट जो लिम्फोमा है ये एक प्रकार का टाइप है इसका, नॉन हॉडकिन लिम्फोमा का, जो मेनली अफेक्ट करता है इनको बच्चों को जो 5 से 10 साल के होते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखने को मिलता है ऑफ दिस मैलिग्नेंसी विद एपिस्टिन बार वायरस। अगला देखिए, कापोसी सार्कोमा जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में KS भी कहते हैं, एक लिम्फेटिक एंडोथीलियल मैलिग्नेंसी है जो कि फर्स्ट अपेरेंट होता है स्किन के अंदर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, बट मे इन्वॉल्व द इंटरनल ऑर्गन, इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर रिलेटेड टू द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक मोस्ट कॉमन कैंसर होता है जो कि एड्स से रिलेटेड होता है।
ठीक है। आगे बात करें, स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ पेनिस कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जो स्क्वेमस कार्सिनोमा है पेनिस का, वो किसके द्वारा कॉज्ड होता है? HPA वायरस के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। आगे देखिए, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेनाइन ट्यूमर। ठीक है, वेनाइन ट्यूमर का कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए, मेलेनोमा है, फाइब्रोसार्कोमा है, लियोमायोमा है, या फिर लिम्फोमा है। तो वेनाइन ट्यूमर की हम यहाँ पे बात करें तो कौन सा होता है? तो लियोमायोमा जो है वो वेनाइन ट्यूमर का एग्जाम्पल होता है। लियोमायोमा क्या है? एक वेनाइन ट्यूमर है जो कंसिस्ट होता है किसके अंदर? स्मूथ मसल्स के अंदर। ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑप्शन आर मेलिग्नेंट ट्यूमर। बाकी के सारे जो ट्यूमर्स हैं जिसमें अपन बात करते हैं, मेलेनोमा की बात करते हैं, फाइब्रोसार्कोमा की बात करें, या फिर लिम्फोमा की बात करें, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है? मेलेनोमा होता है, सार्सिनोमा ब्रेस्ट होता है, सार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है, या फिर सार्सिनोमा ऑफ लंग होता है। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सार्सिनोमा ब्रेस्ट है जो वुमेन्स के अंदर हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर क्या है? एक मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है of the breast. It is most common malignancy of women and the leading cause of death in women aged 40 to 55। यानी कि जो वुमेन होती है जिनकी एज होती है लगभग 40 से 55 साल के बीच में, उनके लिए ये कॉज ऑफ डेथ भी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ, यानी कि हम बात करें जो TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है, ये कौन सी क्लिनिकल स्टेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है? पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, कैंसर के लिए, या फिर ओबिसिटी के लिए? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? कैंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, TNM क्लासिफिकेशन है एक मेथड है जो कि क्लासिफाइंग करता है कि उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड होता है, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मिस्टर संद्रा गॉट एडमिटेड टू अंडरगो लिम्फ नोड बायोप्सी, यानी कि मिस्टर संद्रा है जो एडमिट किए गए लिम्फ नोड बायोप्सी के अंदर। द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट स्टेट दैट देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर इन नो रीजनल लिम्फ नोड एंड डिस्टेंस मेटास्टेसिस। यानी कि जब हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी तो ना तो हमें यहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर के एविडेंस मिले, ना हमें लिम्फ नोड जो रीजनल लिम्फ नोड है उसके मिले, ना ही हमें डिस्टेंस मेटास्टेसिस के क्या मिले? रिपोर्ट मिली। आगे बात करते हैं, द स्टेट ऑफ हर डिजीज बेस्ड ऑन TNM क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे जो इनकी स्टेट है, जो इनकी स्टेज चल रही है डिजीज़ की, वो यदि हम TNM क्लासिफिकेशन के बेस पे देखें तो किस प्रकार से होगा? देखिए, TXNX-M0, T0N0M0, TXN0M1, T0NX-M1। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैलिग्नेंट सेल चेंजेस इन द एपिथेलियल टिश्यू दैट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि जो मैलिग्नेंट सेल होती हैं वो चेंज कर जाती हैं कहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के आगे एक्सटेंड नहीं कर पाती। कौन सी है? CIS है, स्टेज 0 के अंदर होती है, स्टेज फर्स्ट के अंदर होती है, या फिर बोथ A एंड B, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो बोथ A और B दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए? करेक्ट आंसर हो गए। तो मैलिग्नेंट जो सेल होती है चेंज कर जाती हैं एपिथेलियल टिश्यू पर, लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के आगे एक्शन नहीं कर पाती हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? सार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं, जिसे CIS कहा जाता है, या फिर जिसे अपन स्टेज 0 भी कह देते हैं। लोकलाइज ट्यूमर ग्रोथ होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? स्टेज फर्स्ट का कैंसर कहते हैं। लिमिटेड लोकल स्प्रेड कॉल्ड स्टेज होती है, जिसे अपन स्टेज सेकंड का कैंसर कहते हैं। और एक्सटेंसिव लोकल और रीजनल स्प्रेड चली जाती है तो उसे अपन स्टेज 3 का कैंसर कहते हैं। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस चली जाती है उसे अपन लास्ट स्टेज 4 का ट्यूमर या फिर कैंसर कह देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन, यानी कि हम बात करें बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होती है कैंसर के लिए वो कौन सी होती है? लंग्स होती है, जेनिटेलिया होती है, बोन मैरो होती है, या फिर GI ट्रैक होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो C करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोस्ट कॉमन कैंसर जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा 0 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, जो कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, 34% होता है। ब्रेन ट्यूमर होता है 23% होता है। लिम्फोमा जो है वो 12% होता है। न्यूरोब्लास्टोमा होता है 7%, और विलिम्स ट्यूमर होता है 5%, और ओस्टियो सार्कोमा होता है कितना? 3%। ल्यूकोमिया जो है कैंसर है किसका? ब्लड का, जो फॉर्मिंग ऑर्गन लाइक बोन मैरो, जो कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेजर वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से सारे मेजर वार्निंग साइंस हैं किसके? कैंसर के, केवल एक को छोड़ के। तो देखिए, चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, अ सोर दैट हील कम्प्लीटली, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, लम्प्स इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। यानी कि देखिए,
पहले हमें सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब देखिए बार्निंग साइंस ऑफ कैंसर आर एक्सप्रेस थ्रू, यानी कि कैंसर का बार्निंग साइंस कौन सा होता है, देखिए क्वेश्चन की फुल फॉर्म अपन देखते हैं तो सी से बनता है क्या, चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स, यानी कि आपका जो फ्रेश होने का तरीका है या फिर जो बाउल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, ब्लैडर की जो हैबिट है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगली बात करें तो देखिए अ सोर दैट डज नॉट हील, ठीक है, यानी कि जो सोर है वो कभी भी हील नहीं हो पाता या फिर लेट हील होता है। उसके बाद बात करें यू तो यूजुअली होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग हो जाती है, डिस्चार्ज होता है बॉडी के ऑरिफिस से। अगली बात करें टी तो थिकनिंग और ट्यूमर इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट, यानी कि हमें थोड़ी सी थिकनिंग देखने को मिलेगी या कोई ट्यूमर हो सकता है ब्रेस्ट के अंदर या फिर अदर पार्ट में। अगला होता है इंडाइजेशन, और ओ से बनता है क्या, ओबियस चेंज इन वाट, एलिवेटेड स्किन, ब्राउन कलर, मोल, डार्क कलर ग्रोथ ऑफ स्किन, ठीक है, यानी कि या तो कोई बार्ट हो सकता है जिसमें अपन एलिवेटेड स्किन की बात करते हैं जो ब्राउन कलर के हो सकते हैं, या फिर कोई मोल हो सकता है जिसमें हम बात करते हैं कि इसकी डार्क कलर का एक स्किन के ऊपर ग्रोथ निकल जाती है जिसे मस्सा भी कहा जाता है। एन से फुल फॉर्म क्या बनती है, नेगिंग कफ और पेरिस्टिंग हॉर्सनेस, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेरेंजियल कैंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर का क्वेश्चन। मिस्टर रामनाथ अ 63 ईयर ओल्ड, एक मिस्टर रामनाथ हैं जो 63 साल के हैं, बेंट टू क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एंड कफ, यानी कि उनकी वॉइस के अंदर थोड़ी हॉर्सनेस देखने को मिल रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, कफ भी आ रहा है। हिज वाइफ स्टेट दैट हिज वॉइस हैज चेंज इन लास्ट फ्यू मंथ, उनकी पत्नी जो कहती है कि इनकी आवाज़ कुछ महीनों के अंदर क्या हुई, चेंज हो गई। द नर्स इंटरसेप्ट दैट मिस्टर रामनाथ सिम्टम्स आर कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, तो जो नर्स होती है वो किस कौन से सिम्टम्स के आधार पर ये डिसाइड करेगी कि कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। देखिए क्रोनिक साइनटिस हो सकता है, लेरेंजियल कैंसर हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, या फिर जीईआरडी हो सकता है। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एक पेशेंट है जो लेरेंजाइटिस से ट्रीट हुआ है, सिम्टोमेटिकली हम बात करें तो 2 वीक से, लेकिन ही इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग हॉर्सनेस, लेकिन फिर भी उसको क्या हो रहा है, हॉर्सनेस एक्सपीरियंस हो रहा है। पर्सिस्ट हॉर्सनेस में भी एसोसिएटेड विद, यानी कि जो परसिस्टेंट जो हॉर्सनेस है वो किसके साथ जुड़ी हुई होती है। देखिए क्या ब्रोंकाइटिस से जुड़ी हुई होती है, एम्फी सीमा से जुड़ी हुई होती है, या फिर हम बात करें न्यूमोथोरिक्स से जुड़ी होती है, या फिर लेरेंजियल कैंसर से जुड़ी हुई होती है। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम्स ऑफ लेरेंजियल कैंसर, यानी कि लेरेंजियल कैंसर का मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम्स कौन सा होता है, डिस्फेजिया होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या फिर न्यूमोथोरिक्स होता है। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं, देखिए विच टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी, यानी कि मैलिग्नेंसी के लिए कौन सा टेस्ट ऐसा है जो ये कंफर्म करता है, या फिर हम बात करें डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी कंफर्म करता है। तो देखिए सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, बायोप्सी ऑफ ट्यूमर है, या फिर एमआरआई है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोप्सी ऑफ द डेफिनेटिव मीन्स ऑफ डायग्नोजिंग कैंसर विच कंफर्म whether the mass visualized by MRI, CT scan and sonography is benign या फिर malignant in nature। आगे बढ़ें, अ पेशेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज बीइंग टेस्टेड फॉर लंग कैंसर, यानी कि एक पेशेंट है जिसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें देखने को मिल रही है, उसका टेस्ट करते हैं तो लंग कैंसर निकलता है। विच डायग्नोसिस टेस्ट विल बी मोस्ट कंक्लूसिव, यानी कि अब हमें ये बताना है कि कौन सा टेस्ट अपन करें तो जो ज़्यादा मोस्ट कंक्लूसिव होएगा। तो चेस्ट एक्सरे रहेगा, एमआरआई रहेगी, स्प्यूटम कल्चर रहेगा, या फिर बायोप्सी करके अपन पता लगा सकते हैं। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो यूज़ किया जाता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए एक को छोड़ के, कौन सा है, मेमोग्राफी है, पेप टेस्ट है, बीएससी टीएससी है, या फिर एक्सरे है। तो एक्सरे से कभी भी अर्ली डिटेक्शन अपन नहीं कर सकते, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता है कैंसर के लिए, ठीक है। देखिए जो एक्सरे है उसको यदि हम छोड़ दें तो बाकी सारे जो हैं अर्ली डिटेक्शन होते हैं किसके, मैलिग्नेंट ट्यूमर के। इसके बाद बात करें तो मेमोग्राफी है, बीएससी है, टीएससी है, सिग्मोइडोस्कोपी है, कोलिनोस्कोपी है, रेक्टल एग्जाम है, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड है, आर यूज टू अर्ली डिटेक्शन या फिर स्क्रीनिंग ऑफ न्यूप्लाज्मा है। आगे बात करें फैसिलिटी दैट प्रोवाइड पैलिएटिव एंड सपोर्टिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। देखिए हॉस्पिस केयर, हॉस्पिटलिटी केयर, टर्मिनल केयर, या फिर कॉन्विलेसेंट केयर। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि आराम से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं, देखिए हॉस्पिस फैसिलिटी हैज़ फॉलोइंग प्रिंसिपल, यानी कि हॉस्पिस जो फैसिलिटी होती है उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। डेथ इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड द प्रोसेस ऑफ डाइंग मस्ट बी प्रोलॉन्ग्ड। आगे बात करें पेन रिलीफ इज नॉट अ प्रायोरिटी इन टर्मिनली इल पेशेंट, bereavement care for family is not a part of this form of care,
द फोकस इज ऑन कंफर्ट ऑफ द डाइंग पेशेंट एंड द फैमिली। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्म हॉस्पिस यूज इनटू मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज, यानी कि जो हॉस्पिस टर्म है ये किस डिजीज को मैनेजमेंट करने के दौरान यूज़ की जाती है। लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, साइकेट्रिक पेशेंट के लिए, या फिर ऑल ऑफ द के लिए। तो ये चीज़ यूज़ की जाती है कब, लास्ट के स्टेज ऑफ कैंसर के पेशेंट के लिए। आगे बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी जो है इससे ट्रीट किया जाता है कैंसर को, ठीक है, वो चीज़ है। देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो कीमोथेरेपी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया था वो किसके द्वारा दिया गया, जोसेफ लिस्टर के द्वारा, मैटिनकॉफ के द्वारा, पॉल एलरिच के द्वारा, या फिर फ्रैंकेल के द्वारा। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए केमोथेरेपी होती क्या है, तो इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉलर ट्यूमर्स विद स्लोली प्रोलिफरेटिंग सेल्स, is most effective against larger tumor with rapidly proliferating cells, is most effective against smaller tumors with rapidly proliferating cells, या फिर least effective against smaller tumor with rapidly proliferating cells। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा, कि ये मोस्ट अफेक्ट होता है किसके अगेंस्ट, स्मॉलर ट्यूमर्स के अगेंस्ट विद रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब देखिए जो कीमोथेरेपी है ये मोस्ट इफेक्टिव होता है स्मॉलर ट्यूमर्स विद रैपिडली प्रोटेक्टिंग सेल्स के अगेंस्ट, क्योंकि जो एंटीन्यूप्लास्टिक होती हैं या फिर जब अपन कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होती हैं वो रैपिडली जो अटैक करती हैं किस पर, रैपिडली डिवाइडिंग और प्रोलिफरेटिंग कैंसर सेल्स पर, केवल और केवल वहीं पे अटैक करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोंग दीज विच ड्रग इज सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशंस, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो सेल साइकिल स्पेसिफिक बनती है किसके लिए, एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशंस के लिए। देखिए सिस्प्लांटीन, मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड, या फिर क्लोराम्ब्यूटिल। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटीन्यूप्लास्टिक मेडिकेशन अफेक्ट करती हैं कैंसर सेल केवल के लिए, केवल कैंसर सेल के लिए ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल साइकिल। एग्जाम्पल की बात करें तो जो मेथोट्रेक्सेट होती है इफेक्ट करती है किसी भी सेल को उसके एस फेज में क्या कर देती है, स्टक कर देती है, अटक जाती है, जिससे आगे सेल डिवीजन हो ही नहीं पाता, तो सेल आगे डिवाइड नहीं कर पाती है। सेल साइकिल न्यू स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन होती हैं अफेक्ट करती है कैंसर सेल को किसी भी फेज में जब वो सेल साइकिल में होती है। तो वो कौन सी होती है, सिस्प्लांटिन होती है, डाउन ऑर्बियोसिन होती है, या फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड होती है, क्लोराम्ब्यूनिल होती है, या फिर बुसल्फेन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कीमो थेरेप्यूटिक एजेंट, यानी कि इनमें कौन सा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कौन सा है, मायोकोस्टेंटिन, क्लोरमपेंजामाइन, ट्राईहेक्सिन, फेनेडाइल, या फिर सिस्प्लांटिन। तो यहाँ पे यदि सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, यानी कि हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा की, तो उसके लिए कौन सी ड्रग अपन चूज करेंगे। तो देखिए मीथोट्रेक्सेट को चूज करेंगे, या फिर क्लोराम्ब्यूनिल को चूज करेंगे, टेमोक्सिफेन सिट्रेट को करेंगे, या फिर को ट्राइमोक्सिलो जोल को करेंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो टेमोक्सिफेन सिट्रेट है ये क्या है, एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग है जो यूज़ की जाती है ट्रीट करने और प्रिवेंट करने के लिए किसको, ब्रेस्ट कैंसर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर फॉर चिल्ड्रन विद एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकेमिया, जिसे अपन ऑल भी कहते हैं, ALL, ऑन कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स। देखिए प्रिवेंटिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, checking their vital signs too hourly, avoid contact with infected person, reducing unnecessary stimuli in their environment। यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉशन यूज ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, यानी कि जब अपन कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। तो कीमोथेरेपी जो है कॉज होती है किसमें, बोन मैरो सप्रेशन विच रिजल्ट इनटू डिक्रीज द नंबर ऑफ WBC, जिसे अपन ल्यूकोपेनिया कहते हैं। इसके अलावा RBC को भी सप्रेस करती है और प्लेटलेट्स इन पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ल्यूकोपेनिया जो है इंक्रीज करता है पेशेंट के अंदर रिस्क फॉर इन्फेक्शन, तो ये चीज़ इन्फेक्शन के लिए भी रिस्क होती है, क्योंकि जब WBC की संख्या कम हो जाएगी तो इन्फेक्शन का रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो द पेशेंट शुड बी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल हाइजीन, अवॉइड क्राउड एंड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, एंड टॉट टू रिकॉग्नाइज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन सच एज फीवर, कफ, सोर थ्रोट एंड बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। the most likely symptomatic the most likely systemic adverse effect of combination chemotherapy for the treatment of metastatic carcinoma include। तो देखिए एसाइटिस हो सकता है, नाइस्टोगेमस हो सकता है, ल्यूकोपेनिया हो सकती है, या फिर पॉलीसिस्टेमिया हो सकता है। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए
द नर्स नोट द प्लेटलेट काउंट ऑफ अ चाइल्ड 15,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब हु इज टेकिंग कीमोथेरेपी फॉर ल्यूकेमिया बेस्ड ऑन देयर दीज फाइंडिंग्स नर्स शुड इंक्लूड विच नर्सिंग केयर फॉर प्रायोरिटी। यानी कि एक नर्स ने ये फाइंड किया कि किसी एक बच्चे की प्लेटलेट काउंट क्या निकल के आई है, 15,000 सेल्स पर मीटर क्यूब आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहा है ल्यूकेमिया के लिए, अब इन फाइंडिंग्स के आधार पर नर्स को क्या करना चाहिए, कौन सा जो नर्सिंग केयर प्लान है वो प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन, ब्लीडिंग कंट्रोल प्रिकॉशन, टेम्परेचर कंट्रोल प्रिकॉशन, या फिर ऑल शुड इंक्लूड ऑन प्रायोरिटी। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो कौन सा रखा जाएगा, सबसे पहले नंबर पे ब्लीडिंग कंट्रोल प्रिकॉशन रखा जाएगा। ठीक है, यदि जो प्लेटलेट काउंट है वो 20,000 से नीचे चला जाता है तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस इंटरनल ब्लीडिंग के चांस यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑल ब्लीडिंग प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा केयर प्लान बनाना चाहिए जिसमें जैसे अपन बात करें तो जो सॉफ्ट टूथ ब्रशेस का बच्चा यूज़ करे, चेकिंग यूरिन और स्टूल को यूज़ करेगा, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर को अवॉइड किया जाए स्ट्रेनिंग ड्रग ड्यूरिंग डिफिकेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अ क्लाइंट विद कैंसर इज रिसीविंग कीमोथेरेपी, यानी कि एक क्लाइंट है जिसका कैंसर हो रहा है, वो कीमोथेरेपी को क्या कर रहा है, ले रहा है। डेवलप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अ नर्स आइडेंटिफाई विच इंटरवेंशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्स केयर प्लान। कौन सा प्लान सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, देखिए एम्बुलेशन 3 टाइम्स डेली, मॉनिटरिंग टेम्परेचर, मॉनिटरिंग द प्लेटलेट काउंट, मॉनिटरिंग द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद वेरी लो प्लेटलेट काउंट रिलेटेड टू कीमोथेरेपी, यानी कि एक बच्चा है जिसकी वेरी लो प्लेटलेट काउंट चल रही है, उसको अपन क्या दे रहे हैं, कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं। द नर्स शुड मॉनिटर दिस चाइल्ड यूरिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ, देखिए लिम्फोसाइट की प्रेजेंस देखेगी, ग्लूकोज की देखेगी, प्रोटीन की या फिर एरिथ्रोसाइट की देखेगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ अ पेशेंट टेकिंग कीमोथेरेपी वुड इंडिकेट मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन अकर्ड। देखिए इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड, डिक्रीज बीटी, या फिर हाइपर नेट्रीमिया। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिक एसिड जो है एक बाई प्रोडक्ट बनता है किसके, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का, इसलिए लेवल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं जब मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन होती है। तो बीटी कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग कीमोथेरेपी ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट काउंट बिलो 50,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए द टर्म नादिर यूज इन कीमोथेरेपी मीन्स, यानी कि जो टर्म है नदिर ये कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव लॉस ऑफ एयर, इफेक्टिवनेस ऑफ कीमोथेरेपी, लो ब्लड सेल काउंट या फिर एक्सट्रीम साइड इफेक्ट। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो लो ब्लड सेल काउंट को किस में यूज़ किया जाता है, नादिर में यूज़ किया जाता है। ये लो ब्लड काउंट के लिए यूज़ की जाती है, और कौन सी ब्लड सेल्स स्पेसिफिकली बात करें तो WBC सेल्स की बात कर रहे हैं, दैट अकर्स आफ्टर कैंसर कीमोथेरेपी। द रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन इंक्रीज ड्रामेटिकली व्हेन द एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट रीचेज नादिर बिलो 1000 सेल्स पर मीटर। आगे बढ़ते हैं, अ क्लाइंट इज रिसीविंग कीमोथेरेपी विद सेवरल एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट्स, द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी इज, यानी कि कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, स्लो स्लर्ड स्पीच हो सकती है, इनकेस ल्यूकोसाइट ऑन CBC हो सकता है, जेंजिवाइटिस और ओरल कैंसर हो सकता है, साइनस डिसरिथमिया या फिर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी कौन कौन से, वो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए प्रिकॉशन यूज्ड बाय नर्स ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी एक्सेप्ट, यानी कि कौन से प्रिकॉशंस कीमोथेरेपी के दौरान नर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने चाहिए, केवल एक को छोड़ के। देखिए बियर मास्क, ग्लव्स, गाउन एंड आई प्रोटेक्टर, बिल्कुल ये चीज़ करनी चाहिए। यूजुअली मेनली IB रूट होनी चाहिए। नेबर एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक बिफोर कीमोथेरेपी, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट है, यानी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, गलत आंसर होगा, तो यही अपना सही आंसर है। आगे देखिए, प्रिकॉशंस यूज बाय नर्स ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन कीमोथेरेपी कौन से हैं, तो देखिए एडमिनिस्टर एंटी मेटिक ड्रग, एग्जाम्पल की बात करें तो ऑन्डेस्ट्रॉन सेवरल आवर्स बिफोर कीमोथेरेपी, बिकॉज कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट जो है स्टिमुलेटिंग करते हैं कि इसको बोटिंग सेंटर इन ब्रेन और कॉजिंग करते हैं कि इसको नोजुआ वोमिटिंग। Advised to use constipation to avoid conception because chemotherapeutic agent have teratogenic effect. Teratogenic effect. Use preferably IB route because it is very irritating और toxic. अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ondansetron 8 mg IB given before chemotherapy is to prevent, किससे प्रिवेंट करती है, एलोपीसिया से, फटीक से, वोमिटिंग से या फिर पेन से। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक पेशेंट है जो अंडरगोइंग चल रहा है किसमें, कैंसर कीमोथेरेपी में, जिसको फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं कि वोमिटिंग हो रही है। तो कौन सी ड्रग्स है जो हमारी चॉइस में रहेगी इस केस के अंदर, एरोगोटामाइन, ऑन्डेस्टिरोन, सिमेटिडीन या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, इनकी कीमोथेरेप्यूटिक जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, नजुआर वोमिटिंग होती है, फ्रीक्वेंट डायरिया होता है या फिर पेनफुल माउथ सोर्स होते हैं। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो नजुआ वोमिटिंग जो है वो कॉमनली देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी, यानी कि पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे चल रहा है उसके लिए कौन से लेबोरेटरी टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, डब्ल्यूबीसी के, आरबीसी के, इलेक्ट्रोलाइट के या फिर बीयूएन के। तो सही उत्तर की बात करें डब्ल्यूबीसी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अमोंग डब्ल्यूबीसी काउंट इज अ मोर इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाने के बाद वहाँ पे जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस भी आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, विच इज एन अर्ली साइन ऑफ सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, यानी कि सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम का अर्ली साइंस क्या है, होल बॉडी साइनोसिस है, ओडिमा फॉर्मेशन इनटू आर्म है, पेरी ऑर्बिटल ओडिमा है या फिर पॉलीयूरिया है। तो सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम क्या है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है जिसमें एक पार्शियल ऑक्लूजन और ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसका, सुपीरियर वेना कावा का, बाय ट्यूमर ग्रोथ, cause interference in venous blood flow from the head and neck to the heart. It is expressed by venous engorgement and edema of the head and neck only. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आप और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देयर इज, यानी कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपर कैल्शियमिया होता है, हाइपर यूरिसीमिया होता है या फिर हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। यहाँ पे यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द 4 हॉलमार्क साइन ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम आर हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर कैलेमिया, हाइपर फॉस्फेटेमिया एंड, और कौन सा हो सकता है, तो सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आज के वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आगे के वीडियो में अपन रेडियोथेरेपी की बात करेंगे और आगे के अपन ये जो ऑन्कोलॉजी है इसको भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी वीडियोस आपको और आगे देखने के लिए मिलेंगी। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें,